नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा और सेशन पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान दिया है। दोस्तों ये बोइंग किस देश की कंपनी हो जाती है? और दोस्तों बात करें विमान निर्माता कंपनी बोइंग ये किस देश की कंपनी है? दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी हो जाती है। याद रखिएगा अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी हो जाती है कौन सी? बोइंग, जिसने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का ये समुद्री गश्ती विमान दिया है। याद रखिएगा कहाँ की कंपनी है दोस्तों? ये अमेरिका की, जो कि विमान निर्माता कंपनी। और डिटेल की बात करें दोस्तों भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछा है कि पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I किसके द्वारा प्राप्त हुआ, तो दोस्तों ये बोइंग कंपनी हो जाती है कि कहाँ की है? अमेरिका की। याद रखिए भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ किसके द्वारा? तो दोस्तों बोइंग कंपनी के द्वारा। अगर इसकी अनुमानित लागत की बात करें दोस्तों युद्धक विमान P-8I की, तो दोस्तों टोटल अनुमानित लागत इसकी $2.42 बिलियन की। याद रखिएगा लागत भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों याद रखिएगा $2.42 बिलियन। और दोस्तों ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेजेंट टाइम में भारतीय नौसेना के नौसेना अध्यक्ष कौन है? दोस्तों एडमिरल हरि कुमार जी, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा नौसेना अध्यक्ष। दोस्तों बात करें नौसेना की स्थापना की, भारतीय नौसेना की स्थापना की, तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MSME प्रौद्योगिकी केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों MSME प्रौद्योगिकी केंद्र ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया। याद रखिएगा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र राज्य में। और दोस्तों किसके द्वारा स्थापना इसकी घोषणा की गई है? दोस्तों केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे जी के द्वारा। याद रखिएगा नारायण राणे जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। इनके द्वारा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इसकी स्थापना की प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। याद रखिएगा। और दोस्तों टोटल परिव्यय भी याद रखिएगा 200 करोड़ रुपए के साथ इसकी घोषणा की गई है। अब बात करें MSME प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग की, ये किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है? दोस्तों ये प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और क्षेत्र के निजी नियोजित बेरोजगार युवाओं को उनके रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सलाहकार सहायता प्रदान करेगा यह केंद्र। याद रखिएगा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस उद्देश्य से इस स्थापना की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में एयरलाइन उद्योग के लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों अगर बात करें ये भारत में एयरलाइन उद्योग के लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों AITO के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। ये दोस्तों ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। याद रखिएगा ये ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप हो जाता है जिसने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के साथ समझौता किया है। दोस्तों अगर डिटेल की बात करें तो इसमें ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में एयरलाइन उद्योग के लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसे IATA कहते हैं, के साथ साझेदारी की। याद रखिएगा दोस्तों किन के द्वारा साझेदारी की गई है? तो ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। और दोस्तों इन दोनों की साझेदारी से एक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए ये किया गया है साझेदारी। याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1969 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। याद रखिएगा ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपसे इस्टेब्लिशमेंट एग्जाम में पूछता है दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। तो याद रखिएगा इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1969 लंदन में हुई थी। अगर CEO की बात करें प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इसके बिल विंटर्स प्रेजेंट टाइम में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के CEO हो जाते हैं। और दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 19 अप्रैल 1945 को हवाना क्यूबा में हुई थी। याद रखिएगा कहाँ पे भी स्थान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा हवाना में। और IATO की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 19 अप्रैल 1945 को। और प्रेजेंट टाइम में इसके DG की बात करें डायरेक्टर जनरल की, तो दोस्तों विली वाल्स ये प्रेजेंट टाइम में IATO के डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं। याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल IATO कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो विली वाल्स। और मुख्यालय की बात करें इसका हेडक्वार्टर दोस्तों तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हो जाता है। कहाँ पे? तो कनाडा में IATO का हेडक्वार्टर हो जाता है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। अगर बात करें मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है तो दोस्तों तो गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा गोल्ड मेडल किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा, तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों और डिटेल की बात करें इसमें, दोस्तों सिंगापुर भारत तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में अगर आपसे वर्ग में पूछता है किस वर्ग में, दोस्तों ये भी याद रखिएगा इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है किस वर्ग में, दोस्तों याद रखिएगा 55 किलोग्राम भार के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किसने, दोस्तों मीराबाई चानू ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है। ये किस राज्य के हैं, दोस्तों पहले प्रधानमंत्री थे, दोस्तों ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। दोस्तों किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, दोस्तों याद रखिएगा ये उड़ीसा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल जी। याद रखिएगा ये भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि असम राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों हेमानंद बिस्वाल जी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनके बारे में डिटेल में जाने दोस्तों ये उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और साथ साथ ये राज्य के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री भी थे। याद रखिएगा ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और कांग्रेस मुख्यमंत्री भी थे। कौन, दोस्तों हेमानंद बिस्वाल जी। और दोस्तों ये 1989 से 1990 और 1999 से 2000 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। याद रखिएगा इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है दोस्तों, 1989 से 1990 तक और 1999 से 2000 तक। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इन्होंने 2 बार याद रखिएगा। और दोस्तों अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा का अगर गठन के बारे में आपसे बात करें दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। अगर प्रेजेंट टाइम में इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात करें तो नवीन पटनायक ये प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हो जाते हैं उड़ीसा के। अगर राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों गणेशी लाल जी उड़ीसा के राज्यपाल हो जाते हैं। राजधानी की बात करें तो दोस्तों राजधानी क्या हो जाती है, भुवनेश्वर। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये MSME रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों यूनियन बैंक के द्वारा ये MSME रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। अगर डिटेल की बात करें दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। याद रखिएगा किसके सहयोग से, तो दोस्तों NPCI के द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन MSME रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। अगर दोस्तों यूनियन बैंक की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 11 नवंबर 1919 मुंबई में हुई। याद रखिएगा इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों 11 नवंबर 1919 को मुंबई में यूनियन बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और दोस्तों मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है, दोस्तों राजकिरण राय जी हो जाते हैं। याद रखिएगा राजकिरण राय जी ये प्रेजेंट टाइम में यूनियन बैंक के CEO हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के CEO के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के CEO के रूप में अभिषेक सिंह जी को नियुक्त किया। याद रखिएगा अभिषेक सिंह जी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और दोस्तों अभिषेक सिंह जी की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के CEO भी हैं। याद रखिएगा ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भी CEO हैं अभिषेक सिंह जी, और इन्हें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के भी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है। दोस्तों ये नई कृषि निर्यात नीति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कृषि निर्यात नीति की शुरुआत की गई है। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में CM कौन है महाराष्ट्र के, तो उद्धव ठाकरे जी ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं महाराष्ट्र के। और राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी जी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाते हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा नारकोटिक सेल के स्थापित करने की घोषणा सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क दोस्तों महाराष्ट्र के हो जाते हैं। अगर बात करें भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र भी दोस्तों पुणे में स्थापित किया गया, याद रखिएगा ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और दोस्तों महाराष्ट्र में लोनार झील, उजानी बांध, कोयना बांध और जायकावाड़ी बांध ये सभी बांध कहाँ पे हो जाते हैं, दोस्तों याद रखिएगा सभी महाराष्ट्र के बांध हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है, दोस्तों याद रखिएगा ये दुबई में खोला गया है। कहाँ पे, दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला। दोस्तों ये उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा संकल्प गुप्त चंद्रभान ख्याल जी को। दोस्तों चंद्रभान ख्याल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा इन्हें उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। और दोस्तों इनकी कविता हो जाती है ताज़ा हवा की तबीसेन। ताज़ा हवा की तबीसेन ये इनकी कविता हो जाती है, जिसके लिए इन्हें उर्दू भाषा के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। याद रखिएगा ताज़ी हवा तभी के लिए तबीसेन ये इनकी कविता हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब बात करें उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये पुस्तक हो जाती है, इसके लेखक कौन है। दोस्तों मिथिलेश तिवारी जी ये उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों उससे पहले कुछ और भी इम्पोर्टेंट पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। दोस्तों अगर बात करें द ग्रेट टेक गेम ये किसकी बुक हो जाती है। दोस्तों अनिरुद्ध सूरी जी की दोस्तों ये द ग्रेट टेक गेम बुक हो जाती है, इसके लेखक हो जाते हैं अनिरुद्ध सूरी जी। याद रखिएगा अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन दोस्तों ये उमा दास गुप्ता जी की हो जाती है। अगर बात करें अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया दोस्तों ये रस्किन बॉन्ड जी इसके राइटर हो जाते हैं। अगर बात करें ममता बियॉन्ड 2021 की दोस्तों इसके राइटर जयंत घोष जी हो जाते हैं। और इंडोमिटेबल की बात करें दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य जी की ये बुक हो जाती है। और दोस्तों बात करें द बैचलर डैड की तो ये दोस्तों तुषार कपूर जी राइटर हो जाते हैं इस पुस्तक के। दोस्तों बुक और आर्थर से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस पे उपलब्ध है, जिसको आप वहाँ पे जाकर डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों वो वीडियो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस देश के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं। दोस्तों ये किस देश के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे। तो दोस्तों चीन के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे। ये चीन U22 याद रखिएगा U22 रोवर हो जाता है चीन देश का, जिसने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं। दोस्तों अगर बात करें चीन की दोस्तों इसकी कैपिटल बीजिंग हो जाती है, याद रखिएगा। और मुद्रा की बात करें तो रामिम्बी ये चाइना की मुद्रा हो जाती है। राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग ये प्रेजेंट टाइम में चीन के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा जारी की गई है। दोस्तों बात करें हाल ही में किसके द्वारा वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून को जारी किया गया है। दोस्तों संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा सिग्नेचर ट्यून को जारी किया गया है। और दोस्तों ये किसके द्वारा कंपोज किया गया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें किसके द्वारा कंपोज किया गया है तो दोस्तों याद रखिएगा ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और विक्रम घोष के द्वारा इसे कंपोज किया गया। ये याद रखिएगा नामों को, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून को कंपोज किया गया है। तो दोस्तों रिकी केज और विक्रम घोष के द्वारा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे। अगर बात करें सार्वजनिक नीति टीम का ट्विटर की दोस्तों सार्वजनिक नीति टीम की नेतृत्व कौन करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा समीरन गुप्ता जी के द्वारा ये ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम की नेतृत्व की जाएगी। और दोस्तों बात करें ट्विटर के सीईओ प्रेजेंट टाइम में और एस्टेब्लिशमेंट की दोस्तों प्रेजेंट टाइम में ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल जी हो जाते हैं, याद रखिएगा। और ट्विटर के गठन की बात करें दोस्तों 21 मार्च 2006 को ट्विटर का गठन हुआ। और मुख्यालय की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य में ये ट्विटर का मुख्यालय हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। अब बात करें सेबी की पहली महिला के रूप में प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों माधवी पुरी जी को सेबी की ये पहली महिला प्रमुख हो जाती है, याद रखिएगा माधवी पुरी ये पूर्व ICICI बैंकर भी हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया तो ये भी याद रखिएगा अजय त्यागी जी का इन्होंने स्थान लिया है। किसका तो अजय त्यागी जी का, याद रखिएगा सभी पॉइंटों को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैक्सिको ओपन 2022 खिताब किसने जीता। अगर बात करें मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने तो दोस्तों राफेल नडाल ने, टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल, जिन्होंने 2022 का मैक्सिको ओपन खिताब जीता है। ये सिंगल वर्ग का दोस्तों खिताब जीता है किसने, राफेल नडाल ने, याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में डबल वर्ग का खिताब पूछता है तो दोस्तों याद रखिएगा ये फ्लेसियानो लोपेज जो कि स्पेन देश के टेनिस प्लेयर हो जाते हैं, और स्टेफानोस सिटिसिपास ये ग्रीस देश के हो जाते हैं, याद रखिएगा इन सभी नामों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई। अब बात करें भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस कब मनाएगा। अब बात करें राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस की तो दोस्तों 27 फरवरी को मनाएगा, याद रखिएगा कब मनाएगा तो 27 फरवरी को। दोस्तों चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटों को जान लेते हैं। अगर
बात करें विश्व एनजीओ दिवस की, तो दोस्तों यह 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया, याद रखिएगा ये भी डेट को। अगर बात करें राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की, तो दोस्तों यह भी 27 फरवरी को मनाया गया, याद रखिएगा। अगर थीम की बात करें 2022 की थीम क्या थी राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की, दोस्तों 2022 की थीम हो जाती खाद्य भविष्यवाद, ये राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 की थीम हो जाती। अगर दोस्तों बात करें दुर्लभ रोग दिवस की, दुर्लभ रोग दिवस या दोस्तों 28 फरवरी को मनाया गया। 2022 की थीम की बात करें रोग दिवस, दुर्लभ रोग दिवस की थीम की, दोस्तों 2022 की थीम हो जाती है अपने रंग साझा करें, ये याद रखिएगा 2022 की थीम हो जाती है। दोस्तों बात करें दुर्लभ रोग दिवस पहली बार की इसकी कब शुरुआत हुई, दोस्तों याद रखिएगा 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज के द्वारा 2008 में दुर्लभ रोग दिवस की शुरुआत की। बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया, याद रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम की बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, दोस्तों सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है, ये 2022 की थीम हो जाती है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, याद रखिएगा थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों ये थे आज 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।